छात्रों, आज हम नाटक विधा की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा की थी। नाटक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सशक्त विधा है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आज तक लोकप्रिय रही है। इस पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता रहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम को स्पष्ट करते हुए नाटक के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। भारतीय काव्याचार्यों ने काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य से आशय उस काव्य से है जिसको सुनकर आनंद प्राप्त किया जाए। उपन्यास, कहानी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना, कविता, खंडकाव्य, महाकाव्य आदि सभी श्रव्य काव्य की कोटि में आते हैं। दृश्य काव्य उसे कहते हैं जिसका आनंद अभिनय दर्शन से प्राप्त किया जाए। दृश्य काव्य को रूपक भी कहा जाता है। रूपक के 10 भेद हैं। नाटक रूपक का एक भेद है। इससे स्पष्ट है कि रूपक के जो 10 भेद हैं उन्हीं में से नाटक एक भेद है। अब हम नाटक की परिभाषा एवं स्वरूप की चर्चा करेंगे। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नाटक नामक इस पंचम वेद में ऋग्वेद का संवाद, सामवेद का गान, यजुर्वेद का अभिनय तथा अथर्ववेद का रस, ये 4 मूल तत्व समाहित हैं। आध्यात्मिक अर्थों में ये संपूर्ण विश्व रंग स्थल है। इस संसार को ब्रह्म का नाटक भी कहा गया है कि ब्रह्म नाट्यमिदं सर्वम्। लौकिक अर्थों में व्यक्ति जन्म लेते ही अभिनय प्रारंभ कर देता है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, यह नाट्य तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। यह मैंने इसलिए बताया है कि इसके द्वारा अनेक प्रकार के भाव तथा अनेक प्रकार की अवस्था वाले संसार की दशा का अनुकरण किया जा सकेगा। इसके द्वारा उत्तम, मध्यम तथा अधम सभी प्रकार के लोगों का चरित्र दिखाया जा सकेगा। सातों द्वीपों के वासियों, देवताओं, ऋषियों, राजा और कुटुंबियों के किए हुए कार्यों का अनुकरण जिसके द्वारा किया जा सकेगा वह नाट्य कहलाएगा। भरत मुनि अपनी इस परिभाषा में इस संसार की विभिन्न अवस्थाओं, दशाओं, उनके चरित्रों के विषय में बात करते हैं। जिनका वर्णन
नाटक में किया जाता है, जिनके माध्यम से दर्शक एवं पाठक के लिए आनंद प्रदान किया जाता है। नाट्यशास्त्र में ही अन्यत्र लिखा है कि किसी की अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। अवस्था अनुकृति नाट्यम। इस प्रकार नाटक वह रचना है जिसमें किसी प्रख्यात या कल्पित कथा के आधार पर नाटककार द्वारा रचित रचना के आधार पर निर्देशक द्वारा प्रशिक्षित अभिनेता अपने अभिनय, संगीत आदि द्वारा रस उत्पन्न करके दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और उन्हें उपदेश आदि देते हैं। अब हम नाटक की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि नाटक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नाटक में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, नाटक की कथावस्तु अंकों और दृश्यों में विभाजित कर मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2, नाटक के घटनाक्रम में सुसंबद्धता होती है। नंबर 3, नाटक में मानवीय जीवन की घटनाओं, विचारधाराओं तथा परिस्थितियों का चित्रण होता है। नंबर 4, नाटक में मानव के साथ साथ मानवेतर प्राणियों का भी चित्रण होता है। नंबर 6, नाटक सर्वसुलभ एवं प्रत्येक वर्ग के लिए आनंददायक होता है। नंबर 6, नाटक सभी विधाओं में रम्य होता है। नंबर 7, नाटक की लोकप्रियता के कारण इसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। छात्रों, अब हम नाटक की विशेषताओं के पश्चात नाटक के तत्वों की चर्चा करेंगे कि नाटक में कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है कथानक या कथावस्तु। कथानक या कथावस्तु नाटक का मूल आधार होता है। यह कथानक कई अंकों और दृश्यों में विभाजित होता है। कथानक भी दो प्रकार का माना जाता है, एक आधिकारिक, दूसरा प्रासंगिक। आधिकारिक से आशय होता है मुख्य कथा और प्रासंगिक से आशय होता है गौड़ कथा। इस कथानक में 5 कार्य अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आरंभ, विकास, चरम सीमा, नियताप्ति तथा समाप्ति। इनके क्रम में बद्धता होती है। क्रम से ये 5 अवस्थाएं नाटक में होती हैं, जिनसे कथानक आगे बढ़ता है। उसके बाद नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में लगभग 20 से 25 पात्र तक हो सकते हैं। इसमें नायक, नायिका, खलनायक आदि की उपस्थिति होती है। इसमें प्रमुख पात्र और गौड़ पात्र होते हैं। इसमें महिला तथा पुरुष पात्र दोनों होते हैं। पात्रों का चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक धरातल पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कथोपकथन या संवाद की। संवाद योजना कथानक के लिए महत्वपूर्ण होती है।
संवाद पात्रों के चरित्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवाद प्रमुख रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं: नियत श्राव्य, सर्वश्राव्य तथा अश्राव्य। नियत श्राव्य वे संवाद होते हैं जो केवल मंच पर उपस्थित लोग ही सुनते हैं। सर्वश्राव्य वे संवाद होते हैं जो सभी सुनते हैं, तथा अश्राव्य वे संवाद होते हैं जो केवल दर्शक ही उनको सुन पाते हैं। उसके बाद देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण की मुख्य भूमिका रहती है। नाटक को स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाने में देश काल और वातावरण का ध्यान रखना नाटककार के लिए परम आवश्यक होता है। देश काल एवं वातावरण में रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, संस्कृति आदि सभी का वर्णन किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। भाषा पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल तथा परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षित पात्रों की भाषा परिनिष्ठित, जबकि अशिक्षित पात्रों की भाषा अपरिष्कृत होनी चाहिए। शैली की दृष्टि से 4 शैलियाँ होती हैं। शैली को वृत्ति भी कहते हैं और ये 4 प्रकार की होती हैं: भारतीय, कौशिकी, सातवती तथा आरमही। इसके बाद अब हम बात करते हैं रंगमंचिता या अभिनेता की। नाटक रंगमंचीय विधा है। नाटक को तभी सफल माना जाएगा जब वह सफलतापूर्वक उसका मंचन हो सके। रंगमंच के 4 अंग हैं: मंच, पार्श्व, नेपथ्य तथा पंडाल। ये सभी मिलकर एक रंगमंच का निर्माण करते हैं। नाटक एक सुउद्देश्य रचना होती है। उसमें नाटककार अपना कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही छुपाए रहता है। जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो वह नाटक सफल नहीं माना जाता है। उसका उद्देश्य चाहे मनोरंजन भी हो सकता है या फिर कोई उपदेश देना भी हो सकता है। अब हम नाटक के महत्व की चर्चा करेंगे कि नाटक का महत्व क्या है। नाटक को समस्त काव्य कलाओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक सभी रसों का समावेश होता है। नाटक समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। नाटक का आनंद छोटे बड़े, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित सभी ले सकते हैं। ये मनोरंजन एवं आनंद के उपभोग का सर्वसुलभ माध्यम है। इस प्रकार नाटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। नाटक निरंतर अपना क्षेत्र विस्तृत करता जा रहा है। नाटक का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। इस प्रकार छात्रों, हम देखते हैं कि नाटक अत्यंत ही सशक्त महत्वपूर्ण विधा है और ये अत्यंत ही लोकप्रिय है। साहित्य के क्षेत्र में तो लोकप्रिय है ही, साथ ही फिल्म उद्योग में भी इसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इस विषय को समझ लिया होगा। धन्यवाद।